हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप 14 एलिमेंट्स, जो कि कार्बन फैमिली होती है। तो कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे और उसमें आप पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स की, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वेरी करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ग्रुप 14 एलिमेंट्स कार्बन फैमिली। बेसिकली ग्रुप 14 एलिमेंट्स या कार्बन फैमिली में कितने एलिमेंट्स होते हैं? द ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर द सेकेंड ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल्स पी ब्लॉक। मतलब पी ब्लॉक अभी हमारा जो चल रहा है टॉपिक, ये पी ब्लॉक एलिमेंट का टॉपिक ही चल रहा है जिसमें हमारे ग्रुप्स हैं। तो ये हमारा सेकेंड ग्रुप होता है पी ब्लॉक का, और इसी को हम क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कार्बन ग्रुप। ठीक है, कार्बन फैमिली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन इसका इस फैमिली का फर्स्ट ग्रुप होता है, जो कि आता है हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, ये हमारा आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं ये पॉइंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट्स इज़ NS2 NP2। तो इन एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP2। एन कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर 2 और +2 4 इलेक्ट्रॉन इनकी आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं, यानी कि इनकी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP2। इसी को हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के अगर हम बात करें तो इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट मेंबर है इसका कार्बन, जिसका सिंबल होता है C, एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। हीलियम 4, हीलियम लिया है हमने यहाँ पे, तो हीलियम की फॉर्म में यहाँ पे है 2s2 2p2। और सिलिकॉन का आता है 3s2 3p2 4s2 4p2। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इनमें क्या होता है 2 NS2 और NP2 दिख सकता है, यानी कि ओवरऑल इनकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं। इस बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनके पास क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी वैलेंस शेल में। तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 4, यानी कि इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? 4 वैलेंस एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी 4 होती है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये। सेकेंड, जनरली रिएक्ट्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये जो कंपाउंड इनके बनते हैं ये बेसिकली किससे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं। तो ये आसानी से शेयरिंग कर लेते हैं क्योंकि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसके बाद कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स एंड मेटल्स। तो इस फैमिली में जो कि एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनमें आपको नॉन मेटल्स भी देखने को मिल जाएंगे, मेटेलॉइड्स भी मिल जाएंगे और मेटल्स भी मिल जाएंगे। इसके बाद आता है इसका जो फर्स्ट मेंबर है कार्बन। ये सबसे ज़्यादा अगर हम कहें यही हमारा मेन एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का ही मेन रोल होता है। तो कार्बन जो होता है मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट, कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स ही कार्बन ही बनाता है। और इसके काफ़ी सारे एलोट्रॉप्स भी आप देख सकते हैं मिल जाते हैं। ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, फुलरीन होता है, कार्बन ब्लैक होता है। तो ये सभी क्या होते हैं? कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। इसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट मेटल होता है या एलिमेंट होता है वो होता है हमारा सिलिकॉन। तो सेकंड मोस्ट प्लेंटफुल एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज़ सिलिकॉन। क्वार्टर्स की फॉर्म में पाया जाता है और इसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं। इसके बाद आता है लेड। तो लेड भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट ही होता है इस फैमिली का, बट ये टॉक्सिक होता है और इसको यूज़ किया जाता है पेंट में, गैसोलीन वगैरह में। तो इस सब में लेड को यूज़ किया जाता है। आपने सुना भी होगा कि लेड की पॉलिशिंग होती है। तो ओवरऑल ये मेन 3 हमारे निकल के आते हैं कार्बन फैमिली से, कार्बन, सिलिकॉन एंड लेड। तो बात करते हैं कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट आ जाएगा मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसे वेरी करेगा? ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन ग्रुप 13। अब जैसे इनका साइज़ छोटा होता है और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है,
तो इस वजह से जो ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं ये ग्रुप 13 के एलिमेंट से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा, द मेटेलिक कैरेक्टर ग्रोज स्ट्रोंगर एज यू प्रोग्रेस थ्रू द ग्रुप। Sn and Pb are soft metals with low melting points, while carbon and silicon are non metals and germanium is metalloid। तो इसमें लेड और टिन जो होता है ये मेटल होता है, जबकि कैसा मेटल होता है, ये सॉफ्ट मेटल होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स होते हैं और जर्मेनियम जो होता है हमारा मेटेलॉइड होता है, ठीक है। तो ये इसका मेटेलिक कैरेक्टर हुआ। नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मेटेलिक कैरेक्टर में आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आ गया था कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये क्या होगी, हाई होगी ग्रुप 13 एलिमेंट से। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ये ऐसा क्यों होता है? दिस कैन बी एट्रीब्यूट टू फिजिकल साइज़, क्योंकि इनका साइज़ जो होता है ग्रुप 13 से ज़्यादा कम होता है। द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज एज वन मूव्स डाउन द ग्रुप, मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। कैसे? कार्बन टू सिलिकॉन देयर इज़ ए शार्प डिक्रीज, यानी कि जब हम कार्बन से सिलिकॉन तक नीचे आएंगे तो यहाँ पे शार्प डिक्रीज आपको देखने को मिलता है, फॉलोड बाय ए नॉमिनल डिक्रीज। उसके बाद थोड़ा डिक्रीज दिखता है या डिफरेंस कम हो जाता है। तो इसका फॉलो ऑर्डर क्या होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का? कार्बन का हाईएस्ट होता है, सिलिकॉन का फिर उसके बाद थोड़ा सा कम होता है, तो इस ऑर्डर में ये आगे बढ़ता है। ड्यू टू इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ द डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, लेड हैज़ ए हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी दैन Sn इन दिस केस। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका कोवेलेंट रेडियाई। तो रेडियाई जो होती है ग्रुप 14 एलिमेंट्स की ये ग्रुप 13 से कम होगी। अभी हम जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे इसमें हम जिस भी ग्रुप के बारे में बात करेंगे उसकी कंपैरिजन ही लेके चलेंगे, यानी कि उससे पहले वाले ग्रुप की कंपैरिजन के साथ। जैसे अगर हम ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 13 के कंपैरिजन में लेके चलेंगे। एल्केलाइन की जब हमने बात की तो एल्कली के कंपैरिजन में लेके चले थे, तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। तो द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैन एक्सप्लेन दिस। कैसे? तो अभी हमने बताया कि ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं ये ग्रुप 13 से कम साइज़ के या कम रेडियस के होते हैं, तो इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे एक्सप्लेन करेंगे। द इंक्रीज इन रेडियाई फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन इज सिग्निफिकेंट फॉलोड बाय ए स्मॉल इंक्रीज इन रेडियाई। दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ द डी एंड एफ ऑर्बिटल्स विच इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉजिंग द रेडियाई टू बी स्मॉल। तो पहले क्या होता है, कार्बन टू सिलिकॉन जाने पे एक मतलब एग्जैक्ट मैनर में हमारी जो रेडियाई होती है वो इंक्रीज़ होती है और उसके बाद इसका जो इंक्रीमेंट होता है वो कम हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे डी और एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग आ जाती है जो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज़ करता है और जिस वजह से रेडियाई कम हो जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल ये कोवेलेंट रेडियाई थी, पहले डिक्रीज़ होगी फिर कम गैप के साथ डिक्रीज़ होगी एंड देन हमारी रेडियाई जो होती है वो स्मॉल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अभी हमने बताया कि इनका साइज़ कम होता है, तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं ये स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ऑफ एलिमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम Si टू Pb आर नियरली आइडेंटिकल। तो लगभग सेम ही मान के चलो कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अदर की कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। वैसे तो कम होंगे लेकिन इसके फैमिली के अदर मेंबर्स की कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। Sn and Pb have a lower melting point because only 2 bonds are formed instead of 4। क्योंकि लेड और Sn जो होता है ये 2 बॉन्ड्स भी बना लेता है जिस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लो हो जाता है। कार्बन का जो होता है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इन सभी एलिमेंट्स में और ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स इन ग्रुप 14 हैव ए डायमंड लाइक लैटिस स्ट्रक्चर दैट इज़ एक्सट्रीमली स्टेबल इन नेचर। तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की जो स्ट्रक्चर होती है ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होती है और स्टेबल होती है, नेचर में स्टेबल फॉर्म में पाई जाती है।
इसके बाद देखते हैं 4 कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं ये। 4 कोवेलेंट कंपाउंड यानी कि इनकी वैलेंसी जो होती है 4 होती है। तो 4 कोवेलेंट कंपाउंड्स आर दोज इन विच द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। मतलब इन सभी एलिमेंट्स की जो बॉन्डिंग होगी ये 4 होती है, जिस वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये 4 वैलेंसी इनकी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इनके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और दिस प्रॉपर्टी इज शेयर्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्रुप 14, यानी कि ये प्रॉपर्टी ग्रुप 14 के ज़्यादातर एलिमेंट्स शो करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाए हैं ये नोट्स। इसके बाद आता है डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर हम बात करें, डेंसिटी राइजेज एज द एटॉमिक नंबर राइजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन मास पर यूनिट वॉल्यूम डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है डाउन द ग्रुप आने पे बढ़ता है। इसके बाद ये हमारी ओवरऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके बाद देख लेते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। वाटर के साथ इनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है। तो वाटर हैज़ नो इफेक्ट ऑन कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। टिन रिएक्ट्स विद स्टीम टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो कार्बन होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, ये वाटर के साथ इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। जबकि टिन जो है वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और डाइऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। वाटर का लेड पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। वाटर हैज़ नो इफेक्ट ऑन लेड, मोस्ट लाइकली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म। तो वाटर का लेड के साथ भी कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म बन जाती है, जिस वजह से वाटर का इफेक्ट ज़ीरो होता है यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं यूजेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैंने 2 टाइप के एग्जांपल लिए हैं और इनके यूजेस देख लेते हैं कि इनके यूजेस कहाँ पे हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस कहाँ पे हैं या नॉर्मल यूजेस इनके कहाँ पे हैं। फर्स्ट हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फर्स्ट यूज़, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल गैस बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है इंडस्ट्रियल पर्पज़ से। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। सेकेंड, इट इज़ यूज टू कीप पैकेज मीट फ्रेश इन मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग सिस्टम। तो ये गैस हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये मीट को पैकेज करने में भी यूज़ किया जाता है, कि ये इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ताकि जो मीट वगैरह या फूड है वो फ्रेश रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट है इन हाई पावर इंफ्रारेड लेजर्स इट इज़ यूज्ड एज लेजिंग मीडियम। तो हाई इंफ्रारेड लेजर्स के लिए ये लेजिंग मीडियम का काम भी करती है। और नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे यूजेस तो आप लोगों को पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो चलिए एक बार थोड़ा इंडस्ट्रियल पर्पज़ से भी इसके यूजेस देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये भी इंडस्ट्रीज़ के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंक्लूडिंग द ऑयल, फूड एंड केमिकल इंडस्ट्री। यानी कि ऑयल इंडस्ट्री हो या फूड इंडस्ट्री हो या केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो, कार्बन डाइऑक्साइड का एक वाइड एप्लीकेशन या यूज़ होता है। ठीक है, ऑयल फूड वगैरह में भी यहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इन अ वैरायटी ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो इसका यूज़ किया जाता है यूरिया को बनाने में। ठीक है, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं यूरिया को बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड एज ए फूड एडिटिव इन द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में फूड एडिटिव के फॉर्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इट इज़ ए केमिकल दैट्स फाउंड इन फायर। तो ये हमारा एक ऐसा केमिकल होता है जो फायर में भी पाया जाता है। तो ये आपका टॉपिक ओवरऑल कार्बन फैमिली कंप्लीट होता है। और आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।